फ्रेंड्स, वेलकम इन C3 चैनल। हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या है एंड इसकी डिस्कवरी किसने की है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो स्टूडेंट, सेल को समझने के लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसे सेल थ्योरी बोला। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनके नाम है फर्स्ट एम.जे. श्लीडन एंड टी. श्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या दिया था, सेल थ्योरी को दिया था। ठीक है। एम.जे. श्लीडन जो थे ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है कि जो साइंटिस्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है, वो बॉटनिस्ट होता है। और जो एनिमल्स के बारे में पढ़ता है, जो एनिमल्स के बारे में सब कुछ बताता है, वो होते हैं जूलॉजिस्ट। तो एम.जे. श्लीडन ने 1838 के अंदर, एम.जे. श्लीडन क्या है, बॉटनिस्ट है, तो 1838 के अंदर इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं सेल से। ऐसे ही 1839 के अंदर टी. श्वान ने बताया कि एनिमल जो होते हैं वो मिलकर किससे बने होते हैं, सेल से। तो देखो, इन्होंने प्लांट के बारे में बताया और इन्होंने एनिमल के बारे में बताया। अब एनिमल और प्लांट दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। कौन सी कैटेगरी है वो? लिविंग बीइंग। तो क्या हम कंबाइंडली बोल सकते हैं कि लिविंग बीइंग जो होते हैं, मतलब लिविंग बीइंग का मतलब प्लांट एंड एनिमल, वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और इस कंप्लीट लाइन को क्या बोल दिया गया? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि लिविंग बीइंग्स सेल से मिलकर बने होते हैं। अब हुआ क्या था स्टूडेंट्स की, इनसे क्वेश्चन किया गया कि आप ये बताएं कि ये जो सेल है वो आई कहाँ से। जैसे कभी कभी टीचर्स आपसे क्वेश्चन करते हैं या नहीं, एंड आप उनके आंसर्स देते हैं। और कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि टीचर ने कोई क्वेश्चन किया एंड आपके पास कोई आंसर नहीं है। तो सिमिलरली जब इनसे पूछा गया कि ये जो सेल है वो आई कहाँ से, तो इनके पास कोई आंसर नहीं था। एंड जब इनके पास कोई आंसर नहीं था तो फिर कुछ टाइम के बाद में एवरेज 1858 के लमसम में एक न्यू साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। और इन साइंटिस्ट ने बताया कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। न्यू सेल कहाँ से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और इसको इन्होंने एक लाइन के थ्रू समझाया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूल इज गिवन बाय, तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूल टर्म इज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1858। और ये टर्म क्या कहती है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल हमेशा पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनेगी। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इस सेल थ्योरी की जो लाइन थी कि लिविंग बीइंग सेल से बने होते हैं, उसमें अपनी एक नई लाइन जोड़ दी कि नई सेल पहले से प्रेजेंट सेल से बनती है। और जब इन्होंने ये लाइन जोड़ी तो इस सेल थ्योरी को इन्होंने बोल दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी इन दोनों ने दी थी और मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। आई बात आपको समझ में? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सेल की जो शेप होती है वो क्या होती है एंड सेल की जो साइज होती है वो क्या होती है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल। और सेल की कुछ लिविंग बीइंग्स के अंदर साइज भी होगी एंड शेप भी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले सेल साइज के बारे में। तो देखिए, लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बात करें हम ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर एवरेज एक सेल की साइज होती है 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स ऐसे कि ह्यूमन में जो साइज है सेल की वो क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ सेल इन ह्यूमन। तो आप लोग क्या एवरेज बता पाएंगे? 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अब ये जो सेल की साइज है ये ह्यूमन के अंदर इतनी है, तो कहने का मतलब एक अगर पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल की साइज होती है वो अलग अलग होती है। इसके बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट सेल है एनिमल की वो कौन है। तो एनिमल की लॉन्गेस्ट सेल होती है स्टूडेंट नर्व सेल। और नर्व सेल जो होती है ये एवरेज 1 मीटर लेंथ में होती है, मतलब 1 मीटर इसकी क्या है? लंबाई। इसलिए ये कौन सी सेल है? लॉन्गेस्ट सेल।
अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की। एनिमल्स में लार्जेस्ट सेल क्या होती है? तो एनिमल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है वो होती है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का जो डायामीटर है वो होता है एवरेज 15 to 20 सेंटीमीटर। एंड ऐसे ही अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की। तो स्मॉलेस्ट सेल है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जो एवरेज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। तो ये हमने सेल की साइज के बेसिस पर फाइंड आउट किया है कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, लार्जेस्ट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल की साइज अलग अलग होती है, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की शेप भी अलग अलग होती है। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने अमीबा का डायग्राम बनाया है। अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी आप अगर शेप की बात करें तो देखिए इररेगुलर शेप है। अमीबा की शेप कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है। ये है हमारे पास में पैरामीशियम। इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी है? स्लीपर शेप। ये कॉलमनर सेल्स हैं जिनकी शेप कैसी है? कॉलमनर शेप है। ये नर्व सेल है जिसके बारे में अभी पढ़ा है हमने, रिसेंट पढ़ा है कि नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है, एवरेज 1 मीटर की होती है। तो ये जो नर्व सेल है इसकी शेप कैसी है? इलोंगेटेड। एंड इधर मैंने आपको बनाया हुआ है एग। तो एग की जो शेप है वो कैसी है? स्फेरिकल शेप। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रही है सबकी शेप्स। तो आप समझे कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो शेप होती है सेल की वो अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं कि सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया गया है। जो सेल है उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म को 2 बेसिस पर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर। जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी सेल होंगी उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। एंड सेकंड डिवाइड करते हैं सेल के टाइप के बेसिस पर। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ सेल के बारे में। तो अगर किसी सेल के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है वो एक ही सेल प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल एक से ज्यादा हैं तो उसे बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अभी जो मैंने लास्ट में आपको डायग्राम बनाकर बताया था अमीबा का, पैरामीशियम का, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आप डॉग, कैट, ह्यूमन किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब जिनकी बॉडी एक सेल से बनी हो, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब जिनकी बॉडी मोर देन 1 सेल से बनी हुई हो। अब बात करते हैं सेल की टाइप की। तो सेल के टाइप के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को वही सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड है यूकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। अब आपको डिफिकल्ट सा लग रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो आइए हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो सेल है उस सेल को स्टूडेंट्स डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। किस पार्ट पर डिवाइड किया है इन्हें? न्यूक्लियस के बेसिस पर। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर जब सेल को डिवाइड किया गया तो न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये 2 सेल हो गई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये देखते हैं, प्रोकैरियोटिक टर्म 2 टर्म से मिलकर के बनी हुई है, प्रो प्लस कैरियोन। एंड सिमिलरली यूकैरियोटिक भी बना हुआ है यू प्लस कैरियोन से। तो प्रो का मीन होता है स्टूडेंट्स फॉल्स। फॉल्स मतलब कि झूठा, एंड फॉल्स के साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पिछला, कुछ बहुत पुराना। तो कहने का मतलब प्रो मतलब फॉल्स या प्रिमिटिव, एंड कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस।
तो ऐसी सेल जिसके पास में फॉल्स न्यूक्लियस या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकेंड यूकैरियोटिक सेल, तो यू का मतलब है यहाँ पे ट्रू एंड कैरियोन का मतलब अभी हमने क्या लिखा था? न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल। तो आपको आई बात समझ में कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रू और फॉल्स न्यूक्लियस क्या है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये न्यूक्लियस ट्रू है या फॉल्स है। इसको समझने के लिए आप छोटी सी चीज रिमेंबर रखें कि अगर किसी न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और सबसे आउटर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर किसी भी न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में क्या नहीं होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जिन सेल्स का फॉर्मेशन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। और जब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाता है? प्रोकैरियोट। और जिसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो सेल यूकैरियोटिक सेल होती है। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? यूकैरियोट्स। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को और कैसे समझ सकते हैं डिटेल में। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स में समझ सकते हैं बैक्टीरिया को। तो अब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया सेल के बारे में। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया सेल का बेस्ट एग्जांपल लेके चल सकते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड किया गया है आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो अब हम बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल इन तीनों को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके लिए बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल तीनों के डायग्राम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया सेल को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बैक्टीरिया सेल जो होती है उसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सेल वॉल। बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये 12th के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। 10th में आप लोग 9th-10th में आपको इसकी नीड नहीं होती है, फिर भी आप समझ लें कि बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। सेल वॉल के अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, सेल वॉल थोड़ी स्टफ होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन में इजीली चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर इनर फोल्डिंग कर लेती है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसने यहाँ पर इनर फोल्डिंग कर ली, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। तो अंदर की तरफ फोल्ड होकर इसने एक स्ट्रक्चर बनाई जिसे हमने बोला मीजोजोम। और ये जो मीजोजोम होता है, ये मीजोजोम बैक्टीरिया सेल को रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। आगे अब चलते हैं तो देखिए ये जो छोटे छोटे से ब्लैक डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। ये जो बीच में सेंटर पार्ट है इसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो फॉल्स होता है, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है। और जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसलिए इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कंप्लीट फैल गया। और जब न्यूक्लियोप्लाज्म फैल गया तो इसे हमने नाम क्या दे दिया है? न्यूक्लियोइड। इसके अंदर ये जो रेड डॉट्स बनाए हुए हैं ये है इसका प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर एक फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। और इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं पाइलाई। और अगर किसी एक सिंगल की बात करें तो उसे बोला जाता है पाइलस। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। तो देखिए प्लांट सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बोला था बैक्टीरिया सेल के अंदर, सिमिलरली इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीटली सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्योंकि प्लांट सेल है तो कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक। तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसमें न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि ये सबसे पहले क्या है हमारा? न्यूक्लियोलस।
इसके बाहर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके आउटर में सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या है इसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ दोनों साइड में, इधर और इधर, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो एक्चुअल में स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन शॉर्ट बोला जाता है ER। तो स्मूथ, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको आई बात समझ में, रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। इनको हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। देखो हम इन्हें अभी यहाँ पर पहचाने कैसे, वो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट्स बना रखे हैं मैंने, तो वो हो जाएगी हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि रफ सतह कौन सी होती है, खुरदरी सी। तो ये जिस पर मैंने डॉट्स बना रखे हैं ये सब कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर नो डॉट उसे क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके पास में बहुत बड़ा सा होलो स्पेस है, बिल्कुल खाली स्पेस है ना। इस खाली स्पेस को बोला जाता है वैक्यूल। क्या बोला जाता है, वैक्यूल। और इस वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन होती है, जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। स्टार पॉइंट, इसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। और ये जो टोनोप्लास्ट है ये कौन सी मेम्ब्रेन है, बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन है, बहुत ज्यादा थिन होती है ये मेम्ब्रेन। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि इसके पास में सेल के लिए एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर बना रखी है इसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है, और ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर्स हैं, इस रेड कलर की स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे प्लांट सेल का किचन बोला जाता है, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। और फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ से, वो हम क्लास 10th की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके अंदर और भी छोटे छोटे से ब्लू ब्लू स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलेंगे राइबोसोम। और इसके अंदर जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं हम एनिमल सेल की। तो जो एनिमल सेल होती है, इस एनिमल सेल में सिमिलरली सेंटर में न्यूक्लियस है। देखिए यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई थी बीच में, वैक्यूल। अब यहाँ वैक्यूल कुछ ज्यादा ही बड़ी है प्लांट सेल के अंदर, तो जो न्यूक्लियस था वो साइड में खिसक गया, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई वैक्यूल नहीं है। और जब एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल नहीं है तो न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में। तो न्यूक्लियस के वही 3 पार्ट्स है स्टूडेंट्स, एक है सबसे आउटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इधर न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कंप्लीट है। इसके बोथ साइड्स में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ। ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है ये हमारे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम। अब तो आपको नाम थोड़े समझ में आने लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पर है लाइसोसोम। ये थोड़ा सा आप रिमेम्बर रखें, लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग बोला जाता है। अगर लाइसोसोम चाहे तो अगर वो फट जाए तो कंप्लीट सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट को प्लांट सेल का किचन बोल रहे थे, ऐसे ही वहां हमने एक नाम दे दिया है। अब यहाँ तो क्लोरोप्लास्ट है लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यहाँ क्या है, लाइसोसोम। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस के अपर साइड में। न्यूक्लियस के अपर साइड में ये है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल के ऊपर की तरफ जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं उसे हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपार्टस। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपार्टस है इसे प्लांट्स के अंदर हम लोग डिक्टियोसोम नाम दे रहे हैं, और एनिमल सेल के अंदर हमने क्या नाम दिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कंप्लीट वही राइबोसोम है यहाँ पर भी, और जो यहाँ पे लिक्विड पार्ट है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो ये एनिमल सेल का डिस्क्रिप्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जितने भी नाम हैं उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग हर सेल ऑर्गेनल को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी देखते हैं कि आप समझ गए हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और उधर जो दो हैं
वो यूकैरियोटिक सेल है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास में ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में भी हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चंस के बेसिस पर कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है और एनिमल सेल में सेल वॉल है ही नहीं। और जब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है तो ये अपनी शेप चेंज कर सकती है, क्योंकि इसके बाहर कोई आउटर स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, वहां क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहाँ वैक्यूल है, वहां वैक्यूल नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस है जिनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको कुछ हेल्प मिली हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।